हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार राय आज आपके सामने बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। अब है कोशिका यानी सेल। कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु यानी स्पर्म का। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु यानी ओवम का। शुक्राणु ये मेल में पाया जाता है, अंडाणु ओवम में पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है? तो सबसे तेज़ी से सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है और सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। कोशिका के अंग। तो कोशिका में अनेकों अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये कोशिका के अंग होते हैं। अब एक एक अंग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीवन का आधार जीवद्रव्य को कहते हैं। ये किसने कहा था? हैक्सले ने। जीवन का आधार जीवद्रव्य को कहते हैं, ये बात हैक्सले ने किया था। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? तो नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीवन का आधार हैक्सले ने बताया था, नामकरण पुरकिंजे ने किया था। प्रोटोप्लाज्म में 95% जल होता है। प्रोटोप्लाज्म में 95% जल होता है। अब आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो ये ऑक्सीशोषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीशोषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र पाया जाता है जिसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है और इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोले? माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑक्सीशोषण करता है। इसमें क्रेब्स चक्र होता है। वो क्रेब्स चक्र चलने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है और इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। कोशिका के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। एक बार देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑक्सीशोषण करता है। इसमें क्रेब्स चक्र होता है जो 38 एटीपी बनाता है। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनता है। इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलता है। कोशिका के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं और कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम ये प्रोटीन निर्माण करता है, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम दो टाइप का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है ये छोटे जीवों में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम ये बड़े जीवों में पाया जाता है। छोटे जीव जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं और बड़े जीव जिसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। छोटे जीव ऐसे जीव होते हैं जो हमें नन्ही आंखों से नहीं दिख, जो हमें अपनी प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें छोटे जीव जंतु आते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसमें वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब प्रोकैरियोटिक आते हैं। बड़े जीव जिसे यूकैरियोटिक कहते हैं, इसमें बड़े जीव आते हैं जैसे मानव हो गया, जीव जंतु हो गए, ये सब
यूकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अब आ जाता है वैक्यूल्स, जिसे हम लोग रसधानी कहते हैं। वैक्यूल्स यानी रसधानी, ये जल अवशोषण का कार्य करता है। वैक्यूल्स जल अवशोषण का कार्य करता है। ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु में छोटा होता है और पादप में वैक्यूल्स बड़ा होता है। पादप को ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका वैक्यूल ज़्यादा बड़ा होता है और जंतुओं का वैक्यूल्स छोटा होता है। इसके बाद आ गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी ये ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। इसके बाद आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर कहते हैं। तो कोशिका का आंतरिक कंकाल ईआर को कहते हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये कोशिका को पचकने से रोकता है, कोशिका को पचकने से, खराब होने से बचाता है। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो कोशिका में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम करता है। हमारे शरीर में टूट फूट की क्रिया का भरपाई कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। छोटे बच्चों में कोशिका विभाजन तेजी से होता है, जबकि बड़ों में कोशिका विभाजन धीरे धीरे होता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोशिका का विभाजन हो जाता है तो उससे कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यानी कोशिका का विभाजन अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो उससे कैंसर जैसी समस्या हो जाती है। अगर मान लीजिए हमें 1000 कोशिका की ज़रूरत है और उसके जगह 1 लाख कोशिका बन जाए तो इससे क्या होता है कि कोशिका जो होता है वो कैंसर का रूप ले लेता है। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम ये पाचन का कार्य करता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। इसे ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कैसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका के अंदर सफाई का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। कोशिका के अंदर सफाई का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अगर कोई कोशिका मर जाता है तो उसे साफ करने का काम लाइसोसोम का होता है। इसे कोशिका का एटम बम कहते हैं। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम का कहते हैं। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अब आ जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो कोशिका के अंदर सबसे बड़ा भाग जो होता है वो केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का ब्रेन केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। कोशिका को कंट्रोल करके रखने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका को कंट्रोल करके रखने का काम केंद्रक करता है। केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम में डीएनए होता है। क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए में जीन होता है। इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।